दोस्तों, वेलकम बैक टू वुमेन अचीवर अवार्ड 2025, जहां आप 25 अचीवर्स को मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल के साथ साथ अपने अचीवमेंट, अपने सक्सेस की तरफ हाथ बढ़ाया है। बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट ईजी, दिखने में बहुत आसान लगता है। तो आज हम आपको फिर मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी हस्ती के साथ, एक ऐसी अचीवर के साथ जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपने सपने को पूरा किया है। कहते हैं ना, ट्रॉफियां दिखने में तो चमकीली लगती हैं, पर उसके पीछे की मेहनत और आंसू वो किसी को नहीं दिखते। तो चलिए आइए मिलते हैं सुधा अवस्थी से, जो कि ओडिशा से हैं। सुधा जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। गुड इवनिंग मैम। सुधा जी, आप बाय प्रोफेशन आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप एक स्किन क्लिनिक, आई थिंक एक ब्यूटी क्लिनिक भी चलाते हैं और स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं। तो ये जो प्रोफेशन है आपका मेकअप आर्टिस्ट का, ये आपके माइंड में कैसे आया? कैसे लगा आपको कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रोफेशन में मैं जाऊंगी, बट फिर थोड़े बच्चे बड़े हो गए, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई, तो मुझे लगा कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और मेरी एजुकेशन थोड़ी कम है, तो मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए अच्छा हो सकता है। और जो इस मेकअप ऐसी चीज है कि हम जो हमारा स्किन होता है, जो फेस होता है, उसको सिर्फ हम एक अच्छा फीचर्स देते हैं। तो इसलिए लगा कि जो खूबसूरत है, जो नहीं भी है, उनको खूबसूरत बनाया जाए, और मैंने ये फील्ड को चुना और दिल्ली से मैंने मेकअप का कोर्स किया। सुधा जी, जैसे आपने बताया कि आपने घर की जिम्मेदारियां थी, बच्चों को देखना था, और जब आप उनसे फ्री हुई तो आपने ये कैरियर चूज किया। क्या बचपन से आपके माइंड में था कि आपको कुछ बनना है, या सिर्फ आप एक होम मेकर ही बनकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे? शादी के बाद लगा कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, और बस इसलिए इस प्रोफेशन को मैंने चुन के आगे बढ़ी। मैं इस प्रोफेशन में गई और मुझे लगता है काफी अच्छी चीज है ये। अपने आप को सुंदर करना, लोगों को सुंदर दिखाना, अपने आप में एक कला है। सुधा, आज के ज़माने में मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, कि आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ जैसे आजकल यूट्यूब में और नॉर्मल ट्यूटोरियल देख कर के लोग मेकअप करते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें एक पूरा प्रोफेशनल मेकअप कोर्स होना चाहिए जिसमें स्किन की भी जानकारी हो, और तो ही मेकअप करना चाहिए? स्किन का मुझे पता ही नहीं है कि स्किन कैसा है, तो मेकअप कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो पहले तो स्किन की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद मेकअप की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी आजकल हम लोग यूट्यूब और ट्विटर जो भी देखते हैं, उसमें कई सारे तो ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि सही जानकारी देते हैं, पर कई सारे वीडियोस ऐसे भी होते हैं जो एक पॉइंट के लिए आपका पूरा मेकअप खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छे जगह से ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आपने बचपन से ऐसा कुछ सोचा नहीं था और सडनली आपके पास ये मेकअप की स्किल, मतलब मेकअप सीखने का एक जज्बा आया, क्योंकि आप कह रहे कि आपके पास एजुकेशन कम थी, तो आपको ये सबसे आसान रास्ता लगा। लेकिन आज इतनी कंपटीशन है, और आप अपने आप को कहाँ प्लेस किया हुआ देखते हैं इतने सालों में, कि आपने कैसे और क्या अचीव किया है? खुद का एक मुझे लगता है अपने दम पे मैंने एक नाम बनाया, एक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट जानते हैं, और अब स्किन के लिए भी मुझे एज ए स्किन एस्थेटिशियन जानते हैं। और जो लोग जानते हैं उन्हें पूरा ट्रस्ट है कि अगर वो मेरे पास आएंगे तो वो गलत उनके साथ, उनकी स्किन के साथ गलत नहीं हो सकता है, या वो मेकअप हो या स्किन के कोई भी इश्यूज हो। तो मुझे लगता है जो लोगों का ट्रस्ट मुझे मिला वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, क्योंकि ट्रस्ट इतनी आसानी से किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज है। बिकॉज लेटर स्टेज मैरिज के बाद और बच्चे हो जाने के बाद आपने कोर्स किया, तो क्या आपके लिए यह आसान था, या आपने कुछ स्ट्रगल किया, या आपको कन्विंस करना पड़ा अपनी फैमिली को कि मुझे ये कुछ काम करना है? वैसी फैमिली है जो परंपराओं को प्राथमिकता देती है, जहाँ पे फीमेल्स का बाहर निकल के काम करना बहुत ही कठिन था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि मेरे मायके में भी किसी ने नहीं कुछ भी किया है, और मेरे ससुराल में भी वैसे ही है। तो मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पहले अपने घर वालों को मनाना, फिर पेरेंट्स को भी, भले वो अभी मेरे साथ नहीं है, बट फिर भी उनको भी कन्विंस करना। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि इतना इजी नहीं था लोगों को मना पाना। बट जैसे जैसे मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं चलो, बिजी है, और लोगों का विश्वास वो देख रहे थे, मेरे काम को देख रहे थे,
तो आज की डेट पे उनका ट्रस्ट है मेरे ऊपर और अब लगता है कि बहुत सही डिसीजन था। उस समय तो वो लोग नहीं माने थे, बट आज अभी सब खुश है उस डिसीजन से। सुधा जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, औरतें बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत इमोशनल होती हैं और जी। बहुत सारी अपनी चीज़ें वो अपने अंदर छुपा के रखती हैं। कई बार वो अपने हस्बैंड या अपने बच्चों से भी नहीं कह पाती और कई बार कुछ फ्रेंड से भी कहती हैं तो लगता है कि जैसे वो कई बार उनके अगेंस्ट भी हो जाता है। तो आपके अंदर का जो दर्द होता है उसको आप कैसे रिलीज़ करती हैं? बाथरूम में जाकर रोकर रिलीज़ करती हैं या कुछ पेपर्स में लिख कर करती हैं या भगवान से प्रार्थना कर कर? कोई भी आपका ऐसा एक एक काइंड ऑफ मोटिवेशन कि बिकॉज सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है ना, तो उसको हम निकालते कैसे? हर इंसान का निकालने का तरीका अलग होता है। तो आप उसके अपने स्ट्रेस या अपने तकलीफ या अपना दर्द जो है उसको कैसे रिलीज़ करती हैं? मुझे मतलब ट्रस्ट है भगवान पर कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ, या तो भगवान के पास थोड़ी देर बैठ जाती हूँ या फिर कोई भी सॉन्ग लगाकर सुनती हूँ और उस पे वो नाचती हूँ। जैसा भी आता है, मुझे डांस नहीं आता, बट जैसे भी आता है तो वो काफी हद तक मेरे माइंड को रिलीज करता है। और मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं है और फैमिली में भी मैं शेयर नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है म्यूजिक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का। मेरे माइंड को एकदम से रिलैक्स कर देता है। मतलब आपका कहना है कि म्यूजिक है जो लोगों को मोटिवेट करता है, म्यूजिक एनर्जी देता है, स्ट्रेस रिलीज करता है। तो हाँ। आप भी म्यूजिक और डांस का सहारा लेती हैं अपने स्ट्रेस को। मैं भी यही करती हूँ बिकॉज डांस और म्यूजिक, मेरा भी जब मूड खराब होता है तो मैं रील्स बनाती हूँ। लोग कहते हैं कि आपके प्रोफेशन के साथ, अभी हाल ही में किसी ने कहा कि आपका जो प्रोफेशन है एज अ एस्थेटिशियन या एज अ एनजीओ के, तो आप ये रील बनाती हैं, ये आपको प्रोफेशन में नहीं जाता। आई सेड यू हैव नो राइट, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं डांस करूँ या मैं गाने गाऊँ, मैं रील बना रही हूँ, मेरे को खुशी मिलती है। तो आपका क्या कहना है कि इस तरह का कभी कोई आपके पास कोई कमेंट आता है या आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे आप इमोशनली हर्ट हो जाती हैं, तो आप स्टबन हो जाती हैं या आप रिप्लाई बैक करती हैं या आप उस काम को छोड़ देती हैं? ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए मैम। जब मैंने मेकअप सीखा, जब मैंने स्किन सीखा, उसके बाद मॉडलिंग भी मैंने किया। अभी रिसेंटली मैंने 2 एल्बम बनाए और रील्स भी, ट्रांजेक्शन रील्स काफी बनाती हूँ मैं। तो लोग तो कमेंट करते ही है, अच्छा हो या बुरा हो। तो उस टाइम पे मुझे लगता है ठीक है, कोई नहीं। अगर सबकी बात सुनकर मैं नर्वस हो जाऊंगी या छोड़ दूंगी काम को, तो मेरे लिए ही सही नहीं है। तो लोगों का बोलना, इनफैक्ट लोगों का बोलना मुझे और हिम्मत देता है कि नहीं, मुझे तो करना है। राइट, दैट शुड बी द स्पिरिट, बिकॉज नेचुरली नेगेटिव कोई आपको अगर बोले तो आपको उससे हिम्मत मिलनी चाहिए, ना कि आपको टूटना चाहिए। एक क्वेश्चन ये, आपने कहा कि आपने बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, फिर आपने मेकअप सीखा लेटर स्टेज पे, फिर आपने ब्यूटी पेजेंट्स भी किया और आपने एल्बम भी बनाया। तो इतनी हिम्मत आप में कैसे आई? मतलब कौन है जो आपको पुश करता है, कौन है जो आपका हाथ पकड़कर आपके सपनों को पूरा करता है? सुधा अवस्थी को सुधा अवस्थी ही हिम्मत देती है और वही उसे पुश बैक भी करती है और आगे भी धकेलती है कुछ भी करने के लिए। सपोर्ट तो है ही, हस्बैंड का सपोर्ट है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर खुद में हिम्मत, खुद में जज्बा नहीं है, तो फिर वो इंसान, फिर मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ भी कर पाएगा। तो मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत मैं खुद देती हूँ। सुधा, एक क्वेश्चन बहुत पर्सनल पूछना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ना एक डार्क साइड होता है ना? एक ऐसा डार्क साइड जो कई बार बंदे को बोलता है नहीं मैं क्यों करूं, मैं किसके लिए करूं, अंदर ही अंदर कुछ ऐसी फीलिंग होती है। तो आपकी कोई ऐसी डार्क स्टोरी जिसने आपको मजबूर किया कि अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी, कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहती हो? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, वो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, JCI। तो वहाँ पे मैं अभी 25 की प्रेसिडेंट थी। तो वहाँ के जो फाउंडर लोग थे, उन लोगों ने काफी मुझे परेशान किया, मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए, हर चीज के लिए। तो काफी मैं उससे परेशान भी हुई थी, बट आज मैं उसको ही लेके चल रही हूँ। और अभी 18th को मेरा अवार्ड सेरेमनी भी मैंने रखा है उसी के थ्रू। बीच में ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लोगों का
सारी चीजें मतलब जो फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड लोगों ने जो कहा, ऐसा सिचुएशन हो गया था जहाँ पे मीडिया वालों को भी उन लोगों ने मना कर दिया था कि इनका कोई भी न्यूज़ नहीं जाना चाहिए। तो सारे मीडिया, सारे लोकल वाले जितने यहाँ के थे, सब उनके सपोर्ट में ही थे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब मुझे लगा कि बेकार है, नहीं करना चाहिए। बट आज भी मैं कर रही हूँ। सो मतलब कि आपके साथ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में आपने काम किया और आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं गिव अप नहीं करूँगी। वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज यही होना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक अस्तित्व है ना, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो सुधा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बहुत खूबसूरतली बताया कि ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अगेंस्ट आपने ये कदम उठाया और आप आज जुड़ी हुई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना, आपने गिव अप नहीं किया। बिकॉज ऐसे एटमॉस्फेयर में रहकर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेस लेवल होती है। हम अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं। आप मुझे ये बताइए, जैसे आज की डेट में इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं अपने एक्सपीरियंस से आज की लेडीज को? एज ए मेकअप आर्टिस्ट, जब भी सभी बुक करते हैं ऑर्डर ब्राइड्स के लिए, तो उन लोग अपने स्किन का केयर नहीं करते हैं। तो उन लोगों को मेरा यही मैसेज है कि अपने स्किन का बहुत अच्छे से केयर करें, हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि अगर स्किन हेल्दी नहीं है तो मेकअप भी हेल्दी नहीं रहे। एक टाइम था जब ये सैलून बिजनेस को अच्छा नहीं माना जाता था और आज ये सबसे टॉप मोस्ट बिजनेस है। और इसमें आपको क्या लगता है कि आज विमेन को रिस्पेक्ट मिलती है इस लाइन में? नहीं मैम, आज भी ऐसा है माहौल कि आज भी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। खासकर जैसे जगहों पे इससे मैं हूँ, तो मैंने मतलब कई सारे मेकअप किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज में जाकर किया है। वहां पर मैंने देखा कि लोग बहुत गंदे से ट्रीट करते हैं, पार्लर वाली ऐसे बोलते हैं। और सेकंड थिंग है कि आप जब जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है उस माहौल में। ऐसा लगता है कि बहुत ही नीचे से उठ के कोई ऐसे चला गया है। और तो वो चीजें बहुत पिंच करती हैं कि हम लोग भी अच्छे घर से हैं, सेल्फ डिपेंड होने की वजह से हम लोगों ने ये प्रोफेशन चुना। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का कैरेक्टर खराब है या ये काम खराब है, बट लोग अभी भी उसी नजरिए से ही देखते हैं। बड़े शहरों में थोड़ा कम है, बट यहाँ तो अभी भी वही है। हाँ, जब स्पेशली आप मेकअप आउटडोर करने जाते हैं तो वहाँ पर ट्रीटमेंट आप कह रहे हो कि आज भी उस रिस्पेक्ट से नहीं देखता, जबकि मेकअप के बिना ब्राइड नहीं लगती। अगर बिना मेकअप के हम ब्राइड को हम वहाँ स्टेज पर भेज दें तो वो ब्राइड नहीं लगेगी। तो मतलब जो उनको उस काबिल बनाता है स्टेज पर, चाहे भले ही लाखों की ड्रेस पहन ले, करोड़ों की ज्वेलरी पहन ले, जब तक मेकअप नहीं है स्किन के ऊपर तब तक वो दुल्हन नहीं लगती और वो स्टेज सजा हुआ नहीं लगता। और जो सजाने वाला है उसको ही लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो इससे आपको कैसा फील होता है? ऑनेस्टली बोलूं मैम, तो अच्छा फील तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने हमेशा खुद को हमेशा फर्स्ट प्रियोरिटी में रखा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा, मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। वो सबको मिलनी ही चाहिए और सबका वो हक है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो। जैसे कि आपने मुझे आपकी एज तो नहीं पूछनी चाहिए, बट सपोज आज से 20-25 साल पहले जो एक औरत को उतना मतलब कि इंडिपेंडेंस नहीं था, घूंघट में रहना और ये सब, और आज लेडीज शॉर्ट कपड़े भी पहनती हैं। बल्कि आज तो रील्स में जो बुरा हाल है लड़कियों का, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि इज इट करेक्ट? क्या ये सही है लड़कियों को इतना एक्सपोज करना? की सोच मुझे लगता है फ्री है, मतलब उनको फ्री रहना है, फ्रीडम चाहिए। और कपड़ों से हम जज नहीं कर सकते। काफी लोगों को ये लगता है शॉर्ट्स पहनते हैं तो वो फ्री रहते हैं, मतलब खुद को उनको अच्छा फील होता है, फ्री रहने के लिए वो शॉर्ट्स पहनते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कपड़ों से हम जज कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ और मेरी आपसे बातचीत हुई है कि आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। एक फ्रॉम नोबडी टू अ रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, फ्रॉम नोबडी टू अ स्किन एस्थेटिशियन, जो आज लोगों को अपनी स्किन, और वैसे भी आपकी स्किन बहुत खूबसूरत है, बिकॉज ये एक मोटिवेशन होता है कि जो ट्रीटमेंट करने वाला होता है उसकी स्किन अगर अच्छी हो तो लोग उससे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और जिनकी नहीं अच्छी होती लोग उनके पास जाते हुए डरते हैं। तो आप अपने आप को आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद
कहाँ देखते हैं अपने अचीवमेंट्स को? मैं तो हमेशा ही खुद को बहुत मतलब आगे तक देखती हूँ मैं। मुझे पता नहीं कि 10 साल बाद मैं कहाँ रहूँगी, बट इतना ज़रूर पता है, जो मेरा डेडिकेशन है अपने काम के लिए, उसमें 100% मैंने अचीव कर लिया है और करूँगी भी। तो क्या आज आप अपनी अचीवमेंट से खुश हैं? अभी तो नहीं मैम, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है अभी शुरुआत है। जब तक सांस है तब तक कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है, और अचीवमेंट ऐसे कामों को मिलते रहना भी चाहिए। आपको क्या लगता है जो औरतें फाइटर होती हैं, जो अपने लिए जीती हैं, क्या वो औरतों का अधिकार नहीं है जीने का? अधिकार तो है मैम, सबको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, पर हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, बोलते हैं लोग कि अभी औरतों को काफी हद तक उनका सम्मान मिल गया है, पर मुझे नहीं लगता, अभी बहुत चीजों में औरतों को सम्मान मिलना बाकी है। अभी भी जो मर्द पुरुष बोलते हैं समाज, अभी भी कई हद तक वही है। फीमेल्स को अभी भी बहुत कुछ मिलना बाकी है, और वो मिलने में मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा। सुधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और मोटिवेशन भी हुआ कि आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपने कैरियर पे फोकस किया, और आज जो आप कर रही हैं उससे एक मोटिवेशन है, एक उस लेडी के लिए जो कहती कि मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती और मेरे घर में मुझे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपके अंदर, दोस्तों सुधा की कहानी को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है, वो जज्बा है कि मुझे कुछ बनना है, तो घर वाले मान ही जाते हैं, बिकॉज आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आप कुछ भी कमा कर भी ला रहे हो तो उससे फैमिली का ही भला होने वाला है, बिकॉज 1 से 1 11 होते हैं। और यही अगर हर फैमिली समझ जाए कि लेडी अगर कमा कर ला रही है तो वो बच्चों को और फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे रही है, और साथ ही साथ फिर जैसे अच्छी लाइफ फैमिली को मिलती है, वैसे ही हमारा नेशन भी आगे बहुत तरक्की करता है। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग ग्रेट वुमेन अचीवर्स 2025, और अगले आने वाले और भी हमारे इंस्पिरेशनल वीमेन हैं जिसकी स्टोरी उनकी जुबानी आप सुनेंगे इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर की तरफ से। और मैं हूं डॉक्टर दलजीत कौर, आपकी होस्ट, और नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय।